नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार। आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम से संबंधित ये पहली कक्षा होगी। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जब हम देखते हैं तो शुरुआत में ही आदिकाल की विशेषताएं लिखी हुई हैं। तो आदिकाल की विशेषताओं पर अपन बात करें उससे पहले अपन को ये समझ लेना जरूरी होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी का विकास किस तरह से होता है। मोटा मोटा बात करेंगे इस विषय में, ज़्यादा गहराई में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में ये सीधे सीधे नहीं लगा हुआ है, लेकिन पाठ्यक्रम को समझने के लिए हमको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें हिंदी की, तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति होती है सिंधु शब्द से। अभी उत्पत्ति किस तरह से होती है, देखो सबसे पहले ये सिंधु बोला जाता था, सिंधु से ये हिंदू हुआ, हिंदू से हिंद, और हिंद से फिर ये भाषा के रूप में हिंदी के रूप में चल पड़ा। साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उन सब घटनाओं का एक संचित प्रतिबिंब जो है वो साहित्य में हमको दिखाई देता है। इसी को आधार बना के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी परिभाषा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इस तरह के साहित्य के संदर्भ में परिभाषा देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें तो विद्वानों ने हिंदी साहित्य की शुरुआत अपने अपने अनुसार अलग अलग मानी है, लेकिन मोटे तौर पर इसकी जो शुरुआत है वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मानी जा सकती है। और हिंदी के जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं सभी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास सभी सहमत हो जाते हैं कि हिंदी की शुरुआत होती है। अब बात आती है नामकरण और काल विभाजन की। इसकी जरूरत क्यों है, नामकरण और काल विभाजन करने की आवश्यकता क्या है, क्यों करना पड़ा। तो देखो सबसे मेन जो बात आती है वो ये है कि हिंदी साहित्य बहुत ही विस्तृत है, उसको एक साथ पढ़ पाना, एक साथ उसका अध्ययन कर पाना वो संभव नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए नामकरण और काल विभाजन बहुत ज़रूरी था, इसलिए नामकरण और काल विभाजन की बात की गई, नामकरण किया गया, काल विभाजन किया गया। दूसरी बात ये होती है कि साहित्य का विकास किस तरह से हुआ, किस तरह ये अपने शुरुआती दौर से आज वर्तमान रूप में जो हम साहित्य देखते हैं यहाँ तक पहुँचा, उसके क्रमिक विकास को समझने के लिए भी हमको नामकरण और काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। अगर हम नामकरण नहीं करेंगे तो इतना अथाह साहित्य हिंदी साहित्य का भरा पड़ा है, उसका काल विभाजन निर्धारित नहीं होगा कि कौन सी रचना किस काल से संबंधित है, तो उसका अध्ययन कर पाना बहुत ही जटिल कार्य हो जाएगा। इसलिए जो अनेक विद्वान हुए उन्होंने नामकरण और काल विभाजन को जरूरी माना और इस दिशा में प्रयास किए। अभी जो नामकरण और काल विभाजन की प्रक्रिया है इसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं कि बहुत सारे विद्वान, जैसे मैंने बताया कि नामकरण काल विभाजन का प्रयास बहुत सारे विद्वानों ने किया, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास है वो गार सादा तासी एक विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान। उन्होंने इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदो हिंदुस्तानी नाम से एक ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास ही था उसमें, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इस ग्रंथ की सच्चाई ये है कि वो भारत में घूमने आए थे, उन्होंने बस देखा और अपने देश में जाके और बस हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ कवियों का वर्णन मात्र इसमें देखने को मिलता है। असली रूप में जो हम बात करते हैं कि नामकरण और काल विभाजन का जो पहला प्रयास है वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 1888 ईस्वी सन के आसपास किया था। इन्हीं को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। अभी अपन बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विभाजन है उन्होंने किस तरह से किया, किस कालखंड को किस समय से लेकर किस समय तक निर्धारित किया, इसके आधार पर देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 बड़े बड़े भागों में बांटा है। उनमें से पहला है आदिकाल, या उन्होंने दूसरा नाम इसका दिया था वीर गाथा काल। इसका समय उन्होंने दिया है 1050 ईस्वी से, माफ़ी चाहता हूँ, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। दूसरा जो इन्होंने कालखंड दिया, निर्धारित किया, वह है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल।
इसका समय इन्होंने माना 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा जो है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसका समय माना इन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। और चौथा और अंतिम काल इन्होंने दिया आधुनिक काल या गद्य काल, जिसका समय उन्होंने 1900 से लेकर 1986 विक्रम संवत तक दिया है। 1986 तक इसलिए क्योंकि 1986 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके आगे का ये लिख नहीं पाए। इनके बारे में एक विशेष बात ये और है कि इन्होंने जो नामकरण की जो शुरुआत की है वो दोहरे नामकरण की शुरुआत की है। जैसा आपने देखा ऊपर की वीर गाथा काल नाम भी दिया है, आदि काल भी नाम दिया है, पूर्व मध्य काल भी दिया है, भक्ति काल भी दिया है। इससे पहले के जो नामकरण थे, जैसे हम बात करते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया है, मिस्र बंधुओं ने किया है, इन्होंने जो नामकरण किए वे एक ही नाम था उसमें, मतलब दोहरा नामकरण की पद्धति का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अब हम बात करते हैं सामान्य रूप से, मोटे तौर पर हम कहें कि भाई मोटे रूप में किस तरह से हम बांट सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कुछ ऐसा ही वर्गीकरण दिया है और ये सर्वमान्य रूप से मान्य हो गया है कि आदिकाल जो है वो लगभग 1000 से लेके और लगभग 1400 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल की श्रेणी में रखा गया। 1400 से लेकर 1700 तक का जो समय है भक्ति काल की श्रेणी में रखा गया। 1700 से 1900 तक का जो समय है वो रीति काल की श्रेणी में रखा गया। और आधुनिक काल जो है हम देख ही रहे हैं, 1900 से लेके अभी तक का जो समय है वो आधुनिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। इससे सभी विद्वान जो है लगभग सहमत हो जाते हैं अंत में। अब अपना जो विषय रहेगा मुख्य रूप से वो आदिकाल है। आदिकाल की आज हम थोड़ी सी शुरुआत करेंगे, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। जो मुख्य जो अपनी चर्चा का विषय रहेगा वो अगली कक्षा में होगा, जिसमें हम पाठ्यक्रम से संबंधित जो पहला बिंदु होगा उस पर बात करेंगे। अभी आदिकाल के सबसे पहले हम नामकरण पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने अध्ययन के आधार पर जो उपलब्ध रचनाएं थी उन उपलब्ध रचनाओं के आधार पर इस काल का नामकरण देने की कोशिश की। तो इसमें जो शुरुआती जो मैंने जैसे बात की थी, सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का जो प्रयास है वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जो हैं इस काल को, जिसकी हम बात करें आदिकाल, उसका नाम दिया था चारण काल। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने, मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया, आदिकाल या वीर गाथा काल नाम इन्होंने दिया था। आदिकाल हालांकि इन्होंने नाम दिया था, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रचलन में है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में इस नाम को जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो जोर दिया है वो वीर गाथा काल नाम कहने पे दिया है। इसलिए वीर गाथा काल के नाम के साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम जोड़ा जाता है, आदिकाल के नाम के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम जोड़ा जाता है। राहुल सक्रात्यायनी का ये विद्वान, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं भी, इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने बीजोपन काल दिया। राम कुमार वर्मा संधि व चारण काल। बहुत ज़्यादा इनमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि सारे नाम आपको याद रखने हैं। कुछ नाम हैं जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो इसी को आप कर सकते हैं, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन पहला ही नामकरण इन्होंने दिया है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे अपन। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद देवी तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि इन्होंने तो आदिकाल नाम दिया ही है। इसके अलावा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इनको ध्यान रखा जा सकता है। बाकी बहुत गहराई में सबको याद करना ये कोई आवश्यक नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं रहने वाले हैं। 4-5 नाम महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताए वो आप याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि आदिकाल नाम के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि सारे विद्वान लगभग बाद में संतुष्ट हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं कि आदिकाल नाम सही है। तो इसके क्या कारण है कि आदिकाल नाम सही है? तो इसके मुख्य रूप से अपन मोटे मोटे दो कारण देख सकते हैं कि एक तो आदिकाल एक ऐसा नाम है जिसमें मतलब आदिकाल की जितनी भी विशेषताएं हैं, उस दौर के साहित्य की जो विशेषताएं हम देखने को मिलती हैं, सारी विशेषताएं इस कालखंड या इस नामकरण के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। इसलिए किसी को इससे विरोध नहीं हुआ, सभी से सहमत हो गए। दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि आदि का मतलब शुरुआती रूप है। तो भाषा, शैली, शिल्प और संवेदना, इन सब की दृष्टि से हम हिंदी का आदि रूप यहाँ पे देखते हैं, इसलिए भी इसको हम आदिकाल कहते हैं और सब इससे सहमत भी हो जाते हैं। अगली बात आती है अपनी हिंदी का प्रथम कवि कौन है। इसके ऊपर भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, बहुत बहस चली, लेकिन अंत में जो सर्वमान्य मत है वो सरहपा के रूप में सभी सहमत हो जाते हैं कि सरहपा जो हैं हिंदी के प्रथम कवि हैं। मोटा मोटा देख लीजिए, शिव सिंह सेंगर जो हैं पुष्य पुंड कवि जो हैं उसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं
कवि मुंज को पहला कवि मानते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, राहुल साकृत्यायन सरहपा जो कि सर्वमान्य हो गया बाद में मत, गणपति चंद्र गुप्त जो हैं शालिभद्र सूर्य को मानते हैं। तो मोटा मोटा कम से कम ये तो याद रखना ही है कि सर्वमान्य मत क्या है, सरहपा, और सर्वमान्य मत देने वाले कौन हैं, राहुल साकृत्यायन, ये अपने को याद होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं आप लोगों की दृष्टि से, बाकी आगे आने वाली परीक्षाओं में तो ये महत्वपूर्ण होने वाली हैं, लेकिन अभी आप मोटा मोटा सिर्फ इनमें से 2-3 जो आपको महत्वपूर्ण लगे आप याद रख सकते हैं। सर्वमान्य मत और राहुल साकृत्यायन और एक राम कुमार वर्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद जरूर कर लीजिए। अब बात आती है हिंदी की पहली रचना कौन सी है। एक जैन मुनि हुए देवसेन, उनकी रचना श्रावकाचार जो है उसको हिंदी की पहली रचना सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है। एक प्रश्न आपके जहन में उठ रहा होगा कि जब हिंदी का पहला कवि सरहपा है तो क्या उन्होंने कोई रचना नहीं लिखी? अगर उन्होंने कोई रचना लिखी है तो उसे हिंदी की पहली रचना क्यों नहीं कहा गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, सरहपा ने कुछ दोहे लिखे थे, उन दोहों के आधार पर उनकी जो एक रचना है वो दोहाकोश बताई जाती है, लेकिन एक पुस्तकाकार रूप में जो एक रचना के रूप में मिलनी चाहिए थी, वो जो पहली पुस्तक मिलती है वो श्रावकाचार ही मिलती है जो देवसेन के द्वारा रचित है, इसलिए इसको हिंदी की पहली पुस्तक माना जाता है। और सरहपा के जो दोहे हैं उनको एक रचना के रूप में प्राप्त नहीं किया गया, इसलिए उसको पहली रचना का श्रेय नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे क्लास में हम आदिकाल की पृष्ठभूमि के विषय में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस तरह से क्लास आगे चलती रहनी चाहिए, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि आगे की कक्षाएं मैं लगातार ले सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।